नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे में जेई और एनटीपीसी में बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि यदि बोर्ड गलत कर देंगे तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसको लेकर मेरे साथ नवीन सर हैं और सबसे अधिक अभी तक देखिएगा इतिहास में तो सबसे विद्यार्थी सिलेक्शन प्लेटफॉर्म से हुए हैं और नवीन सर के पास इसके बहुत बड़ा अनुभव है। तो 25 सालों का एक्सपीरियंस है। इसके बारे में जाने सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रेलवे में बोर्ड को लेकर विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं, जेई वगैरह को लेकर। अभी एनटीपीसी आने वाला है सर, बोर्ड सिलेक्शन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? निश्चित रूप से अभी आप देखें कि रेलवे एएलपी का फॉर्म भराया जी, तो अब जेई का फॉर्म अभी भराया जा रहा है, इसके बाद एनटीपीसी का फॉर्म भराया जाएगा। मैक्सिमम जो यूट्यूब पर हम वीडियो देखते हैं उसमें टारगेट किया जाता है कि जो टॉप 5 बोर्ड है जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अधिक है तो जनरली टारगेट वही किया जाता है कि इस 5 बोर्ड में आप कोई सा भी बोर्ड सेलेक्ट कर लें तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। या अन्य भी मेथड बताते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ निश्चित रूप से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उसको ध्यान में रख करके बोर्ड का सिलेक्शन किया जाए तो स्टूडेंट को अधिक से अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि आधी सफलता बोर्ड सिलेक्शन पर ही निर्भर करेगी। आधी सफलता कारण ये है कि अगर आप भीड़ से बच पाए तो निश्चित रूप से कंपटीशन लेवल आपका कम हो जाएगा। अब भीड़ से कैसे बचना है ये महत्वपूर्ण है। तो जनरली जो पिछले 22 साल का हमारा अनुभव रहा है, जनरली उसमें हमने देखा है शुरुआत के दिनों में तो आज से 8-10 साल पहले की अगर हम बात करें तो बोर्ड बाय बोर्ड और पोस्ट बाय पोस्ट अलग अलग वैकेंसी आती थी। स्टेशन मास्टर का निकला तो सारे बोर्ड का स्टेशन मास्टर का अलग अलग निकलेगा, पोस्ट बाय पोस्ट। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। हम वर्तमान परिदृश्य में हम देखेंगे कि अभी किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे कि जनरली हम देखते हैं कि जिस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज अधिक है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर अधिक से अधिक भीड़ होगा, ये बात तय है। जनरली ऐसा होता है, कुछ एक मायनों में बदल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 99% ऐसा ही होता है। और टॉप 4 बोर्ड को आप ले लीजिए जहां नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे अधिक है, तो वो टॉप 4 बोर्ड में भीड़ भी सबसे अधिक वहीं पर रहेगा। तो स्वाभाविक है कि भीड़ अधिक रहेगा तो कट ऑफ भी सबसे ज्यादा वहीं पर रहेगा। तो इसी चीज से हमको बचना है, इन्हीं भीड़ से हमको बचना है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जैसे अगर हम 2019 की बात करें या 2018 में जो एग्जाम हुई थी एएलपी की उसकी बात करें, तो आप देखेंगे उस समय कि जो स्टूडेंट कोलकाता सेलेक्ट किए, इलाहाबाद सेलेक्ट किए, मुंबई सेलेक्ट किए या फिर चंडीगढ़ सेलेक्ट किए जहां नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे अधिक थी, तो उस बोर्ड में फाइनल कट ऑफ 82 रहा। यूआर कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ 82 रहा। लेकिन सिमिलर सीटिंग में सिमिलर सेट में जो बच्चे गुवाहाटी गए, जो बच्चे सिलीगुड़ी गए, जो बच्चे मालदा गए, उनका 62 कट ऑफ रहा। इतना का अंतर। तो इसलिए आप समझ जाइए कि जो बच्चे गुवाहाटी जाते जाते इलाहाबाद चले गए, जो बच्चे मालदा जाते जाते मुंबई चले गए, उनका 81 मार्क्स आकर के फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और यहाँ पर 62 मार्क्स में कोई सिलेक्शन ले रहा है। तो कितना बड़ा ये अंतर है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में बदलाव भी हुआ है। उस समय क्या था कि यूट्यूब का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था। अब क्या होता है कि यूट्यूब पर एक वीडियो अगर हम ही बना दें और हम बता दें कि नहीं सभी बच्चों को ये आरआरबी मुंबई बहुत बेहतरीन बोर्ड है, ये आपके लिए बेहतर होगा, तो पता चलेगा कि उसी बोर्ड का पूरा आंकड़ा ही गड़बड़ा जाएगा। इतनी संख्या में बच्चे वहां पर फॉर्म भर देंगे। अभी वही होता है। तो अभी के समय में खास बोर्ड को बताना मेरे लिए एकदम सही नहीं है और किसी भी टीचर को नहीं ऐसा करना चाहिए। आप उसका बेस बता दीजिए, बच्चे अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ध्यान इन बातों को रखना है। पहले तो ये समझना है कि रेलवे का रूल और दूसरे एग्जाम के कई सारे ऐसे रूल हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो रेलवे से अन्य एग्जाम से। हाँ, इसमें अलग क्या है? तो जैसे अलग ये है कि कैटेगरी को लेकर के, जैसे कि अगर आप जेई का फॉर्म भर रहे हैं तो जेई में पीटी होना है, मेंस होना है, यानी सीबीटी 1 होना है, सीबीटी 2 होना है। तो नियम ये है, चाहे एलपी के संदर्भ में एनटीपीसी में भी ये बात लागू होगी कि सीबीटी 1 में अगर हम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम मार्क्स के साथ यानी यूआर कैटेगरी में पास करते हैं सीबीटी 1 में, तो आगे चल करके सीबीटी 2 में यूआर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है और
कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है दोनों को मिलाकर के पूरा लाभ हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस ही क्यों ना हो या और दूसरी कैटेगरी क्यों ना हो, अगर शुरुआत में ही हमारा रिजल्ट पुअर होता है, सिर्फ हम पास कर जाते हैं, यानी अपनी कैटेगरी में पास करते हैं, यूआर में नहीं पास कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में पास कर रहे हैं, तो आगे चल करके सीबीटी 2 में कितना भी आपका बेहतर मार्क्स आ जाए, आपको अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा। यानी अभी अंक ला लें, यूआर का मार्क्स, यूआर का वैकेंसी आप में नहीं ऐड होगा, इसलिए इस बात को जानना जरूरी है। दूसरा क्या आपको करना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म भरें, कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए। ये थोड़ा सा लीक से हटके है, लेकिन हम चर्चा कर देते हैं। आप साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं तो पूरी तरीके से साइबर कैफे वालों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि अगर साइबर कैफे वालों के पास भीड़ अधिक हो जाती है, वो आपसे डेटा लेकर के जाइए हम भर देंगे, फाइनल करके आपको दे देंगे। आप विश्वास के साथ दे देते हैं तो पता चलता है कि कब ओबीसी में क्रीमिलेयर के नॉन क्रीमिलेयर के बदले में क्रीमिलेयर में टिक मार करके आपको दे दिया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम कहां पर गलती कर दिया। तो अगर कहीं पर गलती साइबर कैफे की वजह से होती है तो उसको आपको भुगतना होता है कैंडिडेट को, ना कि वो साइबर कैफे वाले की गलती मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी फॉर्म भरें, अगर सही फॉर्म भर दिए आधा सिलेक्शन समझिए कि ऐसे ही हो गया, आपको सही तरीके से फॉर्म भर दिए। इसलिए सावधानी ये रखना चाहिए कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार खुद से चेक जरूर करें, लाइन बाय लाइन पूरा मिलाएं, तब जाके आप फाइनल सबमिट करें। इन बातों का ध्यान रखना है। अब बोर्ड सिलेक्शन में क्या करना है कि भीड़ से बचना उद्देश्य है, तो जो कंसेप्ट है कि मैक्सिमम सीट है तो निश्चित रूप से मैक्सिमम बच्चों का ध्यान वहां पर रहेगा, और जो मिनिमम सीट है तो स्वाभाविक रूप से सीट उतनी होनी चाहिए जितने पर आप फाइट कर पाए। मान लीजिए कि अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 10 सीट पर भी लड़ेंगे तो 10 सीट में हम रिजल्ट ले सकते हैं, अगर तैयारी हमारा बेहतर है तो। अगर तैयारी हमारी अच्छी है, अगर हम बिहार के बच्चे हैं, तो क्या जरूरी है कि हमको सिकंदराबाद या चेन्नई या बेंगलोर बोर्ड, हम त्रिवेंद्रम बोर्ड फॉर्म भरेंगे? क्यों हम जाएंगे मुंबई, क्यों जाएंगे अहमदाबाद? सोचते हैं एक नौकरी लग जाए बस। नहीं, अगर हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है तो स्वाभाविक रूप से हम लोकल बोर्ड में रहेंगे, घर के आसपास रहेंगे। लेकिन तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, साधारण तैयारी है या मीडियम लेवल की तैयारी है, तो उस परिस्थिति में बोर्ड का सिलेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम से कम उतनी जरूर रहनी चाहिए जितने में आप फाइट कर पाए। तो वैसी परिस्थिति में क्या करना है कि नीचे से 4, 5, 6 बोर्ड को आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। ऊपर से भी 2, 3, 4 बोर्ड आप इग्नोर कर दीजिए। बीच के बोर्ड में सिलेक्शन आप कीजिए कि मैक्सिमम बच्चों का रुझान किधर हो रहा है। एक एवरेज बहुत बार पता चलता है, बहुत बार नहीं भी पता चलता है, इसलिए कि थोड़ा वेट करके लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले आप फॉर्म भरें। लास्ट तक में आपको यूट्यूब पर भी रेगुलर आप देखते रहेंगे, साइबर कैफे से भी अगर आप आइडिया लेंगे तो आपको पता चलता है कि स्टूडेंट का मैक्सिमम रुझान किधर जा रहा है, उससे थोड़ा बचने का आप प्रयास कीजिए। ऐसी परिस्थिति में आप भीड़ से बच पाएंगे। हम बोले कि ऊपर का 3-4 बोर्ड छोड़ना है, नीचे से 4-5 बोर्ड छोड़ना है जहां एकदम वैकेंसी कम है। बीच के बोर्ड में से आप चूज करना है 5-7-8 बोर्ड को पहले से हम टारगेट बना लेंगे और उसी बोर्ड में से एक बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके कैटेगरी में किस बोर्ड में मैक्सिमम वैकेंसी है उसका आप एक लिस्ट तैयार कर लें। अगर हम ऊपर से नीचे के क्रम में वहां भी 1-2 बोर्ड को इग्नोर कर लें, नीचे से बोर्ड को इग्नोर कर लें, बीच का जिसमें आप फाइट अच्छे से कर पाए उस तरह के बोर्ड को आप ध्यान बना करके रखें। क्योंकि ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जिस बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वहां पर यूआर कैटेगरी का मैक्सिमम वैकेंसी हो, जिस कैटेगरी से आप हैं उसको छोड़ के दूसरे कैटेगरी से मैक्सिमम वैकेंसी हो, तो पता चलेगा कि अगर शुरुआत में ही बहुत बेहतर मार्क्स के साथ आप पास नहीं किए तो आपको तो अपने ही कैटेगरी में सीबीटी 2 में फाइट करना है, तो सीट भी तो रहना चाहिए फाइट करने के लिए। इसलिए कि प्रायोरिटी आपका वैसा होना चाहिए कि अपने कैटेगरी में कहां सीट ठीक ठाक है। तो इन चंद बातों को ध्यान में रख करके बेहतर बोर्ड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। सर लगभग अभी तक आप
लाखों टेस्ट लिए होंगे, 22 साल 25 साल आप बता रहे हैं, बहुत सारा अनुभव भी होगा। विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप बताए जो विद्यार्थी का तैयारी बेहतरीन है वो अपना बिहार में रहे या अपना अगल बगल का बोर्ड चुने या अपना मन से जो बोर्ड हो उसको चुन सकते हैं, कम सीट भी है वहां भी फाइट कर सकते हैं। एक तैयारी का लेवल क्या होता है? विद्यार्थी अगर डेली टेस्ट लगा रहे हैं अभी अपने से, तो यदि उनका कितना स्कोर आ रहा है तो समझे कि मेरा बहुत बेहतर तैयारी है, मेरा जबरदस्त तैयारी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या हम जो बोर्ड में डालेंगे क्या लेवल होता है? जैसे ये अलग अलग स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई भी एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड यही होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितने अपीयर हो रहे हैं और ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये तीनों ऐसे मानक हैं, इसको मिला करके आपका तय होगा। क्योंकि नंबर ऑफ रिजल्ट भी कितनी गुनी आनी है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि इतनी संख्या में आपका रिजल्ट दिया जाना है। स्वाभाविक रूप से अगर बिहार पुलिस का ही आप एक उदाहरण ले लीजिए, बिहार पुलिस में 1,07,000 अभी रिजल्ट दिया जाएगा, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बता रहे हैं। तो 1,07,000 मामूली वैकेंसी नहीं होता है। 20 लाख 19 लाख लड़का, लगभग 21 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो उस परिस्थिति में इसके मायने अलग हो जाएंगे। तो यहाँ तो बोर्ड वाइज रिजल्ट, हाँ, ये बोर्ड बाय बोर्ड है। तो जनरली देखा जाता है कि अगर प्री की हम बात करें, पहले चरण की बात करें, अगर आप यहाँ पर भी आपका कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर होगा, लेकिन अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं, 70% मार्क्स लाते हैं, तो पहले चरण में रिजल्ट की संभावना यूआर कैटेगरी का बनता है। 60% पर भी बन सकता है। ये निर्भर करेगा बोर्ड बाय बोर्ड, अलग अलग बोर्ड में, क्योंकि हर बोर्ड में आपका अलग अलग लेवल देखने को मिलेगा। इसलिए एग्जैक्ट बताना कि 60% पे आपका रिजल्ट कंफर्म हो ही जाएगा, रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपने आपका अच्छा तैयारी नहीं, अच्छा तैयारी तो जितना आप बेस्ट दे सकते हैं, 70% स्कोर दीजिए, 80% स्कोर दीजिए, बच्चे स्कोर करते ही हैं। आप 70% प्लस बच्चे स्कोर कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मानक स्टैंडर्ड नहीं है इतना बोल देंगे तो हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है जनरली, चूंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां पर भी उथल पुथल होता है, एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है। तो जनरली देखा गया है SC ST का और SC ST के केस में खास करके देखा गया है कि मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा भी है तो कई बार रिजल्ट हो जाता है उसमें। हाँ, तो वो वैकेंसी पर निर्भर करता है। अभी जैसे ALP का ही बात करें, बाद में चल करके इतनी वैकेंसी बढ़ा दी गई, तो एक संभावना बन गया कि मिनिमम कट ऑफ से अगर आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग लेवल तय किया गया है, अगर 10 नंबर ज्यादा भी है, 15 नंबर ज्यादा भी है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो रिजल्ट हो सकता है। लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए अगर 75 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से 45 से लेकर 50 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। और जितना बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए वो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट तो बोर्ड बाय बोर्ड बताना बहुत ही मुश्किल होगा, एवरेज यही सब इसमें होता है। आप क्या सुझाव करिएगा विद्यार्थी जो रूम पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं या लगातार टेस्ट दे रहे हैं? एक आपका भी आकलन होगा, आपके यहाँ जो टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उन सारे चीज को लेकर। नहीं, मेरा ये कहना है जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होता है कि जो लगातार लगे हुए हैं, साल दर साल कई साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक होते हैं कि न्यू कमर जो अभी 6 महीना साल भर से स्टार्ट किए हैं। तो थोड़ा सा दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर हो जाता है, लेवल में अंतर हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर एक बार बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो गया है, कंसेप्ट अगर आप बेसिक आपका क्लियर है, तो जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा। उसमें भी अच्छे प्रैक्टिस वर्कबुक से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर बनाएं, और प्रीवियस ईयर में भी आपको देखना होगा। अब जैसे कि 2019 से पहले जो भी एग्जाम हुआ है, 18 में हुआ है, 17 में हुआ, 14 में हुआ, उसको स्टैंडर्ड आप नहीं बनाएं, क्योंकि उसके क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अलग है। जो 2019 की वैकेंसी जिसका एग्जाम 20, 21, 22 में हुआ है, उसको आप बेस बनाकर, उस समय TCS एग्जाम कंडक्ट की थी, चाहे ग्रुप डी का क्यों ना हो, NTPC का क्यों ना हो, उससे पहले JEE का क्यों ना हो, तो उसको बेस बना करके उस हिसाब से आप अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। पहले प्रीवियस ईयर बनाए, प्रीवियस ईयर में भी पहले चैप्टर वाइज बना लें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद ईयर बाय ईयर, सीटिंग बाय सीटिंग आप बनाएं, बेस्ट रहेगा। तब जाकर के प्रैक्टिस वर्कबुक बनाएं और बेस्ट रहेगा। तो अपनी प्लेटफॉर्म की रुक्मिणी पब्लिकेशन से तो ढेर सारी बुक इस तरह की आती है, आपका चैप्टर वाइज भी आता है,
फिर सिटिंग बाय सिटिंग भी आता है, प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है, कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। और भीड़ में भी टेस्ट देने का आप प्रयास करें, जहां 1500 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, तुलनात्मक रूप से जज करें कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब यही 1500 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए चंद छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके लगातार परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। जो भी एनटीपीसी वाले विद्यार्थी हैं या जेई वाले, उनको कोई भी अभी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ हम नहीं पूछ पाए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जेई का तो आवेदन चालू हो चुका है, लेकिन एनटीपीसी आने वाला है, तो ये भी आप देख सकते हैं किन किन बात को ध्यान में रखना होगा उस समय आवेदन करते समय। सर, समय देने के लिए बहुत 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 आभार आपका।